हमारे मुल्क में जो एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब सीकर्स के लिए है, वो जॉब प्रोवाइडर्स के लिए नहीं है। तो ये भी जितने लोग जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं, ये ऑलमोस्ट दे आर जॉब सीकर्स, ये जॉब प्रोवाइडर्स नहीं है। मैं आपको इंडिकेशन दे सकता हूँ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री रिवाइवल की तरफ जाएगी और दुनिया के बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं कि जो अल्टीमेटली पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल आने वाली हैं। हमारे मुल्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अल्हम्दुलिल्लाह बजट शायद 0.0001% है, तो जिसे कम से कम बढ़ा के 3, 4, 5% अगर कर दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें लोकलाइज हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना में हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इकनॉमिक्स के हवाले से और आज हमारे साथ मौजूद हैं आमिर अली साहब और गुडविल चाइना के इन्वेस्टर भी हैं। और पाकिस्तान इंडस्ट्री इस टाइम तबाह हो चुकी है और मसले मसाइल पड़े हैं। इसकी वजह ये है और काफ़ी इंडस्ट्री जो है बाहर शिफ्ट हो चुकी है, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा। आज इनसे बात करेंगे कि नौजवान हैं उनको रोज़गार कैसे मुहैया किया जाए और अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, मुझे बताइएगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के हालात जो आपके सामने हैं और काफ़ी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और काफ़ी लोग जो बिजनेसमैन जिनके नाम थे पाकिस्तान में, इस टाइम वो कोई दुबई शिफ्ट हो गया, कोई चाइना में शिफ्ट हो गया। इसकी वजह क्या है आखिरकार? जी बहुत शुक्रिया एहसन। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है और पाकिस्तान में जो कि स्पेशल इकनॉमिक जोन आज से 25-30 साल पहले बन जाने चाहिए थे, अब गवर्नमेंट उन पे काम कर रही है, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में काम हो रहा है। तो मैं आपको इंडिकेशन दे सकता हूँ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री रिवाइवल की तरफ जाएगी और दुनिया के बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं कि जो अल्टीमेटली पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल आने वाली है। सर, ये जो पहले इंडस्ट्री बाहर चली चुकी है, बाहर जा चुकी है और जैसे आपने कहा कि अब दोबारा इंडस्ट्री यहाँ पे आ रही है, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, आपको पता है कि यहाँ पे बिजली का बड़ा मसला है और गैस का बड़ा मसला है, जिसकी वजह से ये जो इंडस्ट्री है उनको बड़ा सामना करना पड़ रहा है मुश्किलात का। इसकी क्या वजह है, इसका हल क्या होगा? हमारी तकरीबन लास्ट 4 गवर्नमेंट्स ऐसी थी या 5 गवर्नमेंट्स ऐसी थी जिन्होंने बड़े शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस किए पावर सेक्टर में, और पावर सेक्टर में उन्होंने IPPs की को जो है वो ज़्यादा जो है प्रवोक किया और उनसे इन्वेस्टमेंट करवाई, और जिसे कहा गया कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है और उस पर इतने हाई इंटरेस्ट रेट दिए गए और इतने हाई टैरिफ रेट दिए गए कि उन टैरिफ पे ना सिर्फ पावर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कोलैप्स करने के चांसेस बड़े ब्राइट थे, बल्कि आपके डोमेस्टिक में भी लोगों को जो बहुत ज़्यादा इस वक्त तकलीफ़ हो रही है वो IPPs की ही एग्रीमेंट है। और अगर आप इसके अलावा पावर प्रोडक्शन में चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस थे। आपकी सिर्फ GB गिलगित बल्तिस्तान में जो पावर प्रोजेक्ट्स लग सकते हैं, जो कि वाटर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट आ सकती है 2 सेंट 2.5 सेंट पर वॉट, आप लोगों ने उन्हें इग्नोर करके बहुत सारी चीज़ों को जो है वो किया। तो दिस मतलब आप लोग ऑफ द ट्रैक चले गए। आप लोगों ने उसको कंसिडर ही नहीं किया कि बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है। जैसे आपने कहा बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान छोड़ के चले गए, इनमें से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश गए थे। और बांग्लादेश क्यों गए थे? वहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री को एक बूम मिल रहा था। पूरी दुनिया से बांग्लादेश का कोटा जो है वो लिमिटेड होता जा रहा था, यानी कि अनलिमिटेड होता जा रहा था। तो उस वजह से बांग्लादेश को एक स्कोप मिल रहा था और वो स्कोप लेने के लिए बहुत सारे पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी इंडस्ट्री को बांग्लादेश में मूव किया। तो जब इंडस्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट होना शुरू होगी, इसका मतलब है कि हमारी गारमेंट्स की एक्सपोर्ट जो पहले के एक बड़े अच्छे लेवल पे चल रही थी और जिसके बूम के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, वो डेफिनेटली उसकी डेप्रिसिएशन शुरू होगी। इसके अलावा जब आपका इंडस्ट्रियल सिक्योर नहीं होता,
लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता। हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। हमारी गवर्नमेंट जितने प्लान करती है वो शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं। अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से मूव होके यूएई गया है, टर्की गया है, इवन साउथ अफ्रीका गया है, इंडोनेशिया गया है, तो मलेशिया गया है, तो उसकी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, पॉलिसी में कंसिस्टेंसी है। ये कहा जाता है कि आप यहाँ आएँ, लोगों को आप सिंपली उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दें, हम आपको बताइए क्या क्या तरीका है कि फैसिलिटेट करें। अच्छा सर, मुझे ये बात बताइएगा, मैं नोट भी करता हूँ जब मार्केट में जाता हूँ, जो बाहर का ब्रांड होता है हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो पाकिस्तानी जो ब्रांड होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसकी वजह क्या है आखिरकार? अभी रिसेंटली आपने एक बड़ा ट्रेंड देखा है कि ड्यू टू इसराइल एंड हमास वॉर जो इस वक्त फ़लस्तीन की चल रही है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको बायकॉट किया गया, लेकिन उसको बायकॉट करने का ये मतलब नहीं हुआ कि कोई और ब्रांड कामयाब नहीं हुए। यही एक तरीका होता है लोकलाइजेशन की तरफ कन्वर्ट होने का। लोकल ब्रांड्स की कोला है वो प्रमोट होनी शुरू हो गई, अगर इम्पोर्टेड जो है कोला वो पीछे जाना शुरू हो गई। इसी तरह लोकल ब्रांड्स की जो फास्ट फूड चेन्स हैं वो ऊपर जाना शुरू हो गई कि चाइना ने अपने बहुत सारे ब्रांड्स, हर एक चीज़ को उन्होंने अपनी लोकलाइजेशन और लोकल ब्रांड्स की तरफ कन्वर्ट कर दिया। और कन्वर्ट करने की रीज़न एक ही है कि उन्होंने उन चीज़ों को लोकलाइज किया है, लोकलाइज करके उसके स्टैंडर्ड्स बढ़ाए हैं। जब स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली लोग लोकल चीज़ों की तरफ जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को लोगों को मेंटली प्रोवोक करना चाहिए उन्हें कि वो लोकल प्रोडक्ट, और हमारी लोकल प्रोडक्ट भी इतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितनी कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। तो मैं आई एम श्योर, और R&D एक ऐसा शोबा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे मुल्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अल्हम्दुलिल्लाह बजट शायद 0.0001% है, तो जिसे कम से कम बढ़ा के 3, 4, 5% अगर कर दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें लोकलाइज हो जाएंगी। सर, पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर आप देख रहे हैं कि अभी आपने कहा कि जी इंडस्ट्री अब वापस आ रही है। क्या नौजवान जो यहाँ पे मुल्क में रह रहे हैं और जो यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं डिग्री लेके और कॉलेज से फ्री होते हैं डिग्री लेके, उसकी एक ही सोच होती है कि मैं किसी अच्छे ब्रांड में जाऊँ, किसी अच्छी कंपनी में जाऊँ ताकि मुझे अच्छी सैलरी मिले और अच्छी सहूलियात मिले। क्या ये अब जो फ्यूचर आप देख रहे हैं, इंडस्ट्री वापस आएगी? जो मसाइल आपके सामने हैं यहाँ पे मुल्क में। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे मुल्क में जो एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब सीकर्स के लिए है, वो जॉब प्रोवाइडर्स के लिए नहीं है। तो ये भी जितने लोग जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं, ये ऑलमोस्ट दे आर जॉब सीकर्स, ये जॉब प्रोवाइडर्स नहीं है। मैं कहता हूँ कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप उसमें जॉब प्रोवाइडर बने। और दूसरा, हमारी एजुकेशन के सिस्टम का जो कसूर है, हम लोगों ने आज तक एजुकेशन को टेक्निकल साइड पे कन्वर्ट ही नहीं किया। टेक्निकल साइड, मैं हमेशा टेक्निकल साइड वहाँ से लेता हूँ कि एक प्लम्बर है, एक कारपेंटर है, एक ड्राइवर है, किसी भी तरीके से वो भी दे आर इन अ टेक्निकल जॉब। तो क्या हमने उनको कोई क्वालिफिकेशन उनकी रखी है, कोई डिप्लोमा, कोई ऐसी उनके लिए गाइडलाइन कि जी आप इसको कंप्लीट करेंगे तो यू विल हैव एन एज टू फाइंड अ जॉब? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वही जो किसी ने हैवी ट्रक का ड्राइवर बन गया तो वो बस बन गया, बट ही इज़ नॉट एजुकेटेड इन दैट सेक्टर। आप बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को एजुकेट करें कि वो ऐसी जॉब्स की तरफ जाए जहाँ पे उनका कोई डिप्लोमा हो। अब आपने कहा जी कि इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में रिवाइवल का टाइम है, बिल्कुल है। इंडस्ट्री रिवाइवल का टाइम इस तरीके से है कि आपने लोग, अब चाइना यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहता है, लोग सबसे पहले कहते हैं ओके ये चाइनीज़ लेबर लेके आएंगे। भाई वो लेबर कभी नहीं लाना चाहते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो $1600 पर मंथ की लेबर कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, जिसका मतलब ऑलमोस्ट इस वक्त 5 लाख रुपया पर मंथ है। वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? उन्हें तो यहाँ से लोकल लेबर चाहिए जो उन्हें 30,000, 35,000, 25,000, 30,000, 35,000 की लेबर चाहिए। उसी को वो पाकिस्तान में कंज्यूम करेंगे, और उसको जब वो कंज्यूम करेंगे तो क्या हमने उसके लिए छोटे स्मॉल कोर्सेज शुरू किए? टेफ्टा ने, नेक्टा ने कोई ऐसे कोर्सेज शुरू किए? फिर आपको उनका अपनी जो सर्विस लेबर है उसका बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। बिहेवियर क्या चीज़ होती है कि ये नहीं कि सिर्फ तुम्हें काम आता है, काम के साथ साथ तुम्हारे अंदर प्रोफेशनलिज्म है। अगर टाइम स्टार्ट होता है 8 बजे फैक्ट्री का, यू शुड बी देयर एट 8 o'clock।
अगर 5 बजे ख़त्म होता है और किसी की खाला बीमार नहीं होती, किसी की पप्पो को हार्ट अटैक नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब लोग अपने काम पे इंगेज हैं। इट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म विद अ जॉब। सर जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में वापस आ रही है और रोज़गार बढ़ेगा, लोगों को जॉब्स मिलेगी। सर जो जॉब्स नहीं करना चाहता नौजवान, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता, उसके पास पैसे नहीं है, तो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करेगा और कितनी उसके पास अमाउंट हो तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके वो छोटे लेवल पे? मैं पहली दफ़ा कहूँगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे वो बने शेल्टर होम्स बने, 470 बिलियन डॉलर की अथॉरिटी बनी शेल्टर होम्स की, 70 अरब रुपए की, 445 अरब रुपया आप हर साल दे रहे हैं बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, और लोगों को 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार जी उनके घर बैठे, वो जी उनके लिए बजट सपोर्ट प्रोग्राम है। मैं हमेशा उसके ख़िलाफ़ इसलिए रहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप पूरे माशरे में फ़कीर पैदा कर रहे हैं। 70 अरब रुपए की जो आपने शेल्टर होम जो एक शुरू किया था प्रोजेक्ट, पूरे पंजाब में 70 अजला में, 70 तहसीलों में, या पूरे पाकिस्तान में 445 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। खुदा के लिए 445 डिफरेंट प्रोजेक्ट शुरू करते 1-1 अरब रुपए के, जहाँ पे लोगों को एज अ जॉब, वहाँ पे जॉब क्रिएट की जाती। भले ही उसके बाद उन तमाम प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट कस्टडी में दे देते, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में ले आते, उनके शेयर सेल कर देते, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोगों को इंगेज कर देते बिजनेस में, बजाय इसके कि आप उनको किस चीज़ में इंगेज कर रहे हैं। आप उन्हें सिर्फ ये बता रहे हैं कि घर बैठो और फ़कीरों की तरह आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये इस्लाम का भी कॉन्सेप्ट नहीं है और ये इकॉनमी का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं इसके शुरू से पहले दिन से मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं आज भी इसके ख़िलाफ़ हूँ। फ़कीर पैदा ना करो, जॉब क्रिएटर पैदा करो। नाज़रीन, आपने आमिर अली साहब की बात सुनी और मशवरे दे रहे थे और अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। अगर हमारा कोई प्रोग्राम देख रहा है तो इसको फॉलो करें और आप भी बिजनेसमैन बने और आपके पास भी पैसे हैं और आप मुल्क का नाम भी रोशन करें। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।